Hello students. Today we will discuss the remaining part of chapter Money and Credit. Students, in a previous videos I was explained about money as a medium of exchange, barter system, modern forms of money, चेक पेमेंट, हम चेक पेमेंट कैसे करते हैं, क्या फिल करते हैं उसमें, इसके साथ साथ लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स किस तरीके से लोन प्रोवाइड कराती है, पैसे कहाँ से लाती है, और जो लोग डिपॉजिट करते हैं उनको कितना इंटरेस्ट देती है, और जो उनसे लेते हैं बारोवर्स होते हैं उनको कितना इंटरेस्ट देती है। इसके साथ साथ में 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस हमने देखा। फर्स्ट फेस्टिवल सीजन में हमने देखा सलीम के विषय में, जो एक शू मैन्युफैक्चरर थे, और दूसरा हमने देखा सपना की प्रॉब्लम को। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम लोगों ने टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाउस लोन से। ये बेटा थोड़ा सा समझने के लिए आपको होगा कि कोलेटरल में क्या क्या नीड होती है। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, एक मेघा है जिनका नाम है, जो एक अपना हाउस बनवाना चाहती हैं। तो उसके लिए उन्होंने बैंक से संपर्क किया और बैंक ने कहा कि उनको 5 लाख लोन चाहिए था। पहली बात तो आप यहाँ पर ये नोट कर लीजिए कि मेघा को 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। द एनुअल इंटरेस्ट लोन इज़ 12%। अब मेघा को बैंक ने 12% लोन पे दिया। रिपेड इन 10 ईयर्स मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको मेघा 10 सालों में रिपे करेंगी, वापस करेंगी मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ में। मेघा है टू सबमिट टू द बैंक्स डॉक्यूमेंट्स शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स सैलरी बिफोर द बैंक्स एग्रीड। अब देखिए, बैंक उनको लोन कब देगी? जब उनके पास कोई कोलेटरल होगा। तो जैसे कोई जॉब करता है तो अपनी अगर सैलरी का वो रिकॉर्ड दिखाता है तो बैंक उस भरोसे देती है कि ठीक है भाई, ये कहीं जॉब कर रहे हैं, इनको पैसा दिया जा सकता है, तभी हमारा पैसा वापस कर सकते हैं। देखिए, बैंक ये सोचती है कि अगर हम इनको पैसा दे देंगे तो ये रिटर्न कहाँ से करेंगे, बस वही नीड होती है और कुछ नहीं। तो जब पता चल जाता है कि हाँ, इनके पास लैंड है या इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर हमारा पैसा नहीं दे पाते हैं तो हम इनका पैसे से रिपे कर सकते हैं, तो बैंक आपको बड़े आराम से लोन देती है। द बैंक्स एग्रीड टू गिव हर द लोन्स। द बैंक्स रिटेन द कोलेटरल और द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। बैंक ने कहा कि हम आपको नए घर का कागज़ तब वापस कर देंगे जब जिस दिन आप हमारा पूरा पैसा पेड कर देंगे। मीन्स आप घर परचेज कर लीजिएगा, आपके घर का जो कागज़ होगा उसको हम रख लेंगे और हम आपको तब पेड करेंगे, पूरा कागज़ वापस करेंगे जब आप हमारा पूरा लोन रिपे कर देंगी। अब यहाँ पर मेन एक्टिविटी हमारे लिए ये है स्टूडेंट्स, हमें इसमें फिल करना है। देखिए, लोन अमाउंट इन रुपीज़ आपने देखा था 5 लाख के लगभग है ना, 5 लाख रुपीज़ है। ड्यूरेशन ऑफ लोन्स 10 ईयर्स का है ड्यूरेशन, लोन जो इनको वापस करना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आप देखते होंगे कोई क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है, आप सोचिए ज़रा। हो सकता है फ़ोटोज़ लगे, है ना, आधार कार्ड लगे, इनका एक निवास प्रमाण पत्र लगे कि आप हो कहाँ कर, आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आप मान चलिए फ़ोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, है ना, निवास प्रमाण पत्र हो गया। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट 10% है, ऊपर दिखाया ही गया है आपको। मोड ऑफ रीपेमेंट मंथली, है ना। कोलेटरल में क्या लगेगा? इनकी सैलरी का रिकॉर्ड लगेगा, सैलरी रिकॉर्ड पेपर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एग्जांपल आपको इसलिए दिया गया है जिससे आप ये समझ सको बेटा कि कोलेटरल की नीड कहाँ होती है, किस तरीके से कोलेटरल मांगा जा सकता है। नाउ इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब हुआ जो आपसे इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, जो कोलेटरल आपसे मांगा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया जाएगा, इन सबको मिला करके हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। क्योंकि क्रेडिट तभी मिलेगा बेटा जब आप इतनी चीज़ों को फुलफ़िल करोगे। वो आपसे बताएगा कि हम इतने % ब्याज लेंगे, अगर आप मना कर देते हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो आपसे कोलेटरल मांगता है, अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हो, मना कर देते हो तो भी नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाओगे तो किस भरोसे पर आपको लोन देगा, ठीक है ना। Every loan agreement specifies an interest rate which the borrowers must pay to the lenders along with the repayment of the principal addition। देखिए, जो borrower होता है वो जो पैसा पेड करेगा तो वो प्रिंसिपल के साथ में ही पेड करेगा। प्रिंसिपल होगा प्लस इंटरेस्ट। जैसे आप किसी से पैसा वापस लेते हैं बेटा,
तो आपको वो पैसा भी देना पड़ता है, उसके साथ साथ में कुछ पेमेंट भी आप करते हो जो वो इंटरेस्ट के रूप में लेता है। और क्या होता है बेटा, कोलेट्रल अगेंस्ट द लोन। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट बारोवर्स ओन एंड यूज दिस अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। हम पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कोलेट्रल वो चीज़ होती है जिसको जो लोन देने वाला होता है रखता है तब तक जब तक कि आप उसका पैसा पेड नहीं कर देते हो। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए हमारे यहाँ बैंक्स हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर हो गए, फॉर्मल सेक्टर हो गए बेटा, और उसके साथ साथ में कुछ और भी होते हैं जो हम फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल में ऐड करते हैं। उनमें से हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बिसाइड बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव बैंक्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सच एज द फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्क्स कोऑपरेटिव एक्सेट्रा। देखिए कोऑपरेटिव का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि 2 या 2-4 लोग मिलकर के एक संघ बनाते हैं, फिर उसमें लोगों को और ऐड करते चले जाते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं और फिर एक कोऑपरेटिव बैंक के रूप में बन जाती है। मीन्स उसमें 1000 लोग भी हो सकते हैं, 10,000 लोग भी हो सकते हैं, 2-4 लोग भी हो सकते हैं। तो वो आपस में इस उद्देश्य से जुड़ते हैं कि भाई हम 10 लोग हैं और हम एक अकाउंट खुला लेंगे, उसमें हम लोग पैसा जमा करेंगे, पर मंथ कुछ ना कुछ सेविंग करेंगे। अगर किसी को नीड होगी वो पैसा लेगा और उसमें इंटरेस्ट पेड करके फिर से जमा कर देगा। इस तरीके से हम सेविंग भी कर लेंगे और हम लोगों की आपस में नीड भी पूरी हो जाएगी और कुछ ना कुछ इनकम भी होती रहेगी हम लोगों को। हम लोग दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का विस्तार किया जाता है। स्टूडेंट्स ये फिगर में आप देखिए, इसमें होता क्या है कि लोग अपनी नीड के लिए अपने कोऑपरेटिव सेक्टर को ज्वाइन करते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं और फिर उनको इंटरेस्ट सहित वो वापस कर देते हैं। हाँ, इसमें एक बात ये होती है कि ये इसमें पैसे पर ब्याज आपको कम देना पड़ता है, बस ये बात होती है। जैसे अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हो किसी मनी लेंडर से या किसी रिलेटिव से, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा पेमेंट ले, मीन्स 10% ले, 15% ले, 12% ले। बट कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि हो सकता है आपसे 5% ले, है ना, 4% ही ले, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कम लोन देना पड़ेगा जिससे आप लिए रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर, फर्स्ट स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मल सेक्टर। देखिए फॉर्मल सेक्टर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर को हम मानते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। एंड बी इंक्लूड इन दिन फॉर्मर्स आर लोन फ्रॉम द बैंक्स, बैंक आ गए बेटा और कोऑपरेटिव आ गए, किसमें बेटा, फॉर्मल सेक्टर में। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। फॉर्मल सेक्टर्स आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स एंड द एग्जाम्पल्स इज आर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है बेटा, है ना, ध्यान रखना यहाँ पे, इनफॉर्मल सेक्टर्स इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयज़, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। इनफॉर्मल मतलब हुआ प्राइवेट सेक्टर का ना, तो आप किसी से भी पैसे मांग सकते हो। आपका मित्र हुआ, आपका पड़ोसी हुआ, आप किसी दुकानदार से आपकी अच्छी बनती है, आप उससे पैसे ले सकते हो। तो मीन समझो बात को बेटा कि गवर्नमेंट के अलावा और जिनसे आप पैसे लेते हो प्राइवेट, वो सब आपके इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए। स्टूडेंट्स अगर हम इस देखें सोर्स को, तो आप देखिए बेटा only 1% pupils take loan from the government sector, कोऑपरेटिव सेक्टर में 25% लोग लोन लेते हैं, अदर इंस्टीट्यूशनल में 2% है बेटा, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स से 8% लेते हैं, लैंडलॉर्ड से 1% लोन लेते हैं बेटा, एंड अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 5% लोन लेते हैं। तो आप ये देखिए बेटा कि यहाँ पर फिगर में मनी लेंडर 33% लोन प्रोवाइड कराता है आज भी भारत में। मतलब लोग बैंक से कम, देखिए सरकार की हिस्सेदारी कितनी बहुत कम है, ठीक है ना, तो लोग बैंकों से कम लोन लेते हैं बल्कि प्राइवेट से ज़्यादा। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, या तो बैंक हमारी पहुंच में नहीं है, या तो बैंक उस लेवल का कोलेट्रल मांगती है जो हम पे नहीं कर पाते हैं, दूसरी बात या तो बैंक हमारे समय पर हमको पैसा नहीं दे पाती है,
तब लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर उनको बैंक अगर 4% 5% लोन लेती है, मीन्स इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, तो मनी लेंडर वहीं पर 10% 20% यहाँ तक कि कभी कभी 50% भी चार्ज कर देते हैं, क्योंकि नीड होती है लोगों को, तो मजबूरी में वो देते हैं। सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, वेरियस सेक्टर हमने बताया, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। नाउ फर्स्ट फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, तो हमने बताया ही था, बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है। एमंग द फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन। बैंकों का जो सुपरविजन करती है वो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तय करती है कि कितने परसेंट पर आप लोन दोगे दूसरे को। यहाँ पर बैंक भी मनमानी कर सकते हैं, चाहे तो 10% 20% चार्ज कर सकते हैं, बट चूँकि गवर्नमेंट हमारी जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और यहाँ पर सबकी भलाई देखना है, इसीलिए हम अमीर और गरीब को लेकर साथ चलते हैं। तो बैंक में जो बैंक से हम लोन लेते हैं वो बेटा वो एक बहुत नॉर्मल रेट पर लेते हैं, बस जितना वो हो सकता है, मीन्स हो सकता है 4% 5% 10%, है ना। तो जिस हिसाब से आपको नीड होती है, और ये तय करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मीन्स फॉर्मल सेक्टर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कुल मिला के ये समझिए कि फॉर्मल सेक्टर कंट्रोल में होता है किसके बेटा, गवर्नमेंट के। RBI founded in 1935 in Mumbai. It was nationalized in 1949. Mr. Shaktikant Das is the present governor of RBI. ये कुछ पॉइंट हैं, आप इसको याद कर लीजिए बेटा। RBI is known as banks of all banks. It headquarter in Mumbai. बैंकों का बैंक RBI। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि which bank is known as the banks of all banks. Now we discuss the role of RBI. The RBI monitors the banks in actually maintaining a cash balance. हमने पिछले ही डिस्कस किया। RBI मॉनिटर्स करता है बैंक्स को और उनके कैश बैलेंस को चेक करता है, कितना कैश बैलेंस आपके पास है, कितना आपको रिजर्व रखना है, कितना आपको मार्केट में शेयर करना है। RBI ऑब्जर्व दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स। देखिए RBI ये भी ध्यान देती है कि आपको केवल प्रॉफिट के लिए ही लोन नहीं देना है, आप उन सभी छोटे बेरोज़गारों को भी रोज़गार करने वालों को भी लोन देंगे जिससे उनका काम चल सके। देखिए बैंक चाहती है कि हम करोड़ों रुपए लोन दें, लेकिन ऐसे लोगों को ना दें जहाँ पर हमारा लौटने की संभावना कम हो। इसलिए चाहती है कि हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को दें, ठीक है ना, जिससे हमारा पैसा वहाँ आसानी से वापस आ सके। लेकिन अगर उनको ही देंगे तो हमारा गरीब तबका क्या करेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट इस पर भी रोक लगाती है कि आपको कुछ % गरीबों में भी लोन बांटना पड़ेगा। Periodically banks have to submit information the RBI, और यही नहीं, RBI को वो एक टाइम टू टाइम बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं वो सब एक इन्फॉर्मेशन देती रहेंगे कि हाँ हमने कितना पैसा दिया, किसको दिया और कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया। अगर बैंक्स को कुछ RBI को कुछ गलत लगता है तो वो उस बैंक पर वो फिर फाइन चार्ज कर देता है कि जब मैंने मना किया था कि आपको हाई रेट पे लोन नहीं देना है, इतना % लोन आपको गरीबों को देना है, आपने दिया नहीं तो क्यों नहीं दिया। ये RBI का सिंबल है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपके जो नोट होती हैं उस पर भी भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, आपने देखा होगा। बट वाई शुड अ बैंक वांट अस टू हैव अ हायर इनकम। आखिर बैंक हमारी हाई इनकम क्यों चाहेगा। स्टूडेंट्स ये समझिए कि बैंक नहीं चाह रहा है, ये गवर्नमेंट चाहती है कि गरीब किसान की भी इनकम हाई हो, जिससे देश की GDP बढ़े, ठीक है ना। तो ये जैसे सोच रहे हैं कि अगर हम दूसरे से लोन लेते हैं तो हमको हाई रेट पेड करना पड़ता है और बैंक हमको लो रेट पे लोन प्रोवाइड करा रही है, तो ऐसा क्यों करती है। तो हमने क्या कहा कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है और सबको बराबर का मौका मिलता है आगे बढ़ने का। Now next we discuss informal sectors of credit. The informal sectors include money lenders, traders, employers, relatives and friends.
देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन दैट सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। सबसे मेन बात यही होती है स्टूडेंट्स कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं होती है जो इनफॉर्मल सेक्टर को सुपरविजन करे कि आपने इतने % हायर रेट पर लोन क्यों प्रोवाइड कराया। जबकि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि फॉर्मल सेक्टर्स में RBI होती है, इनफॉर्मल में कोई नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, दे कैन लेंड एट वाट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। वो उतने पर लोन देते हैं जितना उनको पसंद आता है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में कोई बीमार पड़ गया और वो अपने गांव के मनी लेंडर से पैसा लेने गया, तो मनी लेंडर चाहे तो 10% चार्ज करे, उस समय उसको नीड है, चाहे तो 20%, चाहे तो 50%, वो डिपेंड करता है दोनों लोगों की सहमत पर। दे यूज अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और यही नहीं बेटा, वो अपना पैसा वापस लेने के लिए, जो मनी लेंडर होता है अपना पैसा वापस लेने के लिए अनफेयर मीन्स यूज कर सकता है। अनफेयर मीन्स मतलब जैसे कि वो मार भी सकता है, मारपीट भी कर सकता है, उसके घर गया उसका सामान भी उठा ला सकता है, अपना पैसा वापस लेने के लिए उसकी गाड़ी भी ले सकता है, उसके जानवर भी ला सकता है वो, है ना। तो मतलब वो बहुत बुरे तरीके से अपना पैसा वापस लेता है। कौन? जो इनफॉर्मल सेक्टर का व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा। लेकिन जो बैंक्स होती हैं बेटा, ये आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं। ये आपके यहाँ नोटिस भेजेंगी, मीन्स एक प्रॉपर वे में। ये आपको आपका घर, ये नहीं होगा कि आएंगे आपकी गाड़ी उठा ले जाएंगे, आपके बच्चों को मारेंगे पीटेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर का जो व्यक्ति होता है वो ऐसा कर सकता है। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर से जुड़े, जिससे उनको कोई दिक्कत ना आए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। 85% ऑफ लोन टेकन बाय द पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरिया और फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स। ठीक है ना। अर्बन एरिया के जो 85% गरीब लोग हैं आज भी वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अर्बन हाउस होल्ड्स टेक्स ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर इनफॉर्मल सोर्सेस वाइल 90% आर फॉर्मल सोर्सेस। जबकि जो शहर के लोग हैं उनमें से केवल 10% लोग ही किसी अपने पड़ोसी से, रिलेटिव से या इनसे लोन लेते हैं। शेष 90% लोग किससे लोन लेते हैं बेटा? बैंक से लोन लेते हैं। अब यहाँ पर आप डिफरेंसेस देखिए कि गांव के 80% लोग जो है किसी प्राइवेट व्यक्ति से लोन लेते हैं, जबकि शहर का केवल 10% ही प्राइवेट लोन लेता है। तो कहीं ना कहीं चाहे शिक्षा का आप समझिए, एजुकेशन की कमी हो या फिर बैंकों की अवेलेबिलिटी थोड़ा लेस हो, जो भी कुछ कारण है हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट, द फॉर्मल सेक्टर्स still meets only about half of the total credit need to the of rural peoples. The remaining credit needs are from informal sectors. मीन्स फॉर्मल सेक्टर केवल आधे लोगों की ज़रूरत को पूरा कर पाता है, शेष आधे ग्रामीण लोग अपना इनफॉर्मल सेक्टर पर ही डिपेंड होते हैं। Now next we discuss, thus it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural area, so that the depend on the informal sources of credit reduce. ये मेन पॉइंट है आपके लिए। इसलिए जो बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए, अपनी शाखाएं लगानी चाहिए, अपने ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए, जिससे जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ना जा कर के फिर फॉर्मल सेक्टर की तरफ आएँ। While formal sectors loan need to expand, it is also necessary that everyone revise these loans. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ये ध्यान दीजिए, फॉर्मल सेक्टर को अपने लोन को देने की लिमिट बढ़ानी चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा लोग रिसीव कर सकें लोन को। Now next point we discuss self help group for the poor. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वर्कर है, वो सोच रहा है कि क्या हमें बैंक लोन देगी। मीन्स ये गरीब हैं और उनके पास कोलेटरल नहीं है, तो क्या इनको बैंक लोन देगी। तो देखिए कुछ ग्रामीण इलाकों में कुछ संस्थाएं इस्टेब्लिश की गई हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आइए इसके विषय में समझते हैं कि है क्या ये। स्टूडेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का एक ग्रुप होता है, जिसमें पुअर महिलाएं ज्वाइन करती हैं ग्रुप को। और इसमें क्या होता है कि वो 15 से 20 मेंबर्स होते हैं उसमें, है ना, जो अपने इनकम में से 25 रुपये हुआ या 100 रुपये हुआ वो पर डे पर मंथ के हिसाब से उसमें सेव करते हैं।
अपनी डेली नीड को फुलफ़िल करने के लिए या जो इन फ्यूचर में नीड पड़ेगी उसको फुलफ़िल करने के लिए वो लोग क्या करती हैं, पैसे जमा करती हैं। इस ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं वो लोन ले सकती हैं अपनी डेली नीड को फुलफ़िल करने के लिए, और जो ग्रुप होगा वो बहुत लिटिल इंटरेस्ट चार्ज करता है अपने ग्रुप के लोगों पर, और वो पैसा जो चार्ज होता है बेटा वो उसी ग्रुप में फिर आके सबमिट हो जाता है। मैं सपोज कीजिए जैसे कि कई महिलाएं हैं और एक ग्रुप उन्होंने इस्टेब्लिश किया सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम के, उसका उन्होंने कोई भी नाम रख दिया। मान लीजिए उन्होंने नाम रखा इसका महिला सशक्तिकरण। अब 10 अगर मैं मान दीजिए कि 10 महिलाएं हैं और 10 महिलाएं पर मंथ 100 रुपये जमा कर रहे हैं, तो एक महीने में इसमें 1000 रुपये जमा हो रही है। अब वो 10 महिलाओं में से कोई भी एक महिला इनमें से पैसा निकाल सकती है अपने यूज़ के लिए, और ये 10 लोग मिलकर के इंटरेस्ट रेट तय करती हैं कि कितना लिया जाएगा। कोई भी अगर लेता है, सपोज कीजिए उन्होंने तय किया कि हम केवल इस पर 5% चार्ज लेंगे अगर इसमें से कोई पैसा निकालता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनको 50 रुपये ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर वो 1000 रुपये कोई महिला निकालती है, जब भी जमा करेगी वो केवल 50 रुपये एक्स्ट्रा देगी बस, ठीक है ना। तो ये एक सहमत से होता है जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप ये देखिए कि इमेज में महिलाएं इकट्ठा हैं, आपस में डिस्कशन कर रही हैं। यहाँ पर ये घरेलू ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं अपने। ऐसे ही गांव में लोगों का ग्रुप होता है जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष महिलाएं होती हैं जो पैसे को सबमिट करती हैं, उनका पूरा ब्यौरा रखती हैं, और सब लोग आपस में मिलकर के इंटरेस्ट रेट को भी चार्ज करती हैं। स्टूडेंट्स, यह सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन मोटो होता है महिलाओं को सशक्त बनाना, सेविंग के प्रति उनको जागरूक करना, जिससे वो दूसरे के ऊपर ना डिपेंड रह करके अपने हाथ पैर पर डिपेंड रहें। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।